अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली कुरैशी है और ये प्रेजेंटेशन है आईटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। और इसका स्कोप कम्प्लीटली लिमिटेड होगा कि एक आईटी डिपार्टमेंट में बेसिकली किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट की एक्सरसाइज की जा रही होती है, रिस्क असेसमेंट कैसे की जा रही होती है। सो कंटेंट इस लेक्चर का होगा, इसमें हम देखेंगे कि दैट व्हाट इज़ रिस्क, व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज़ नीडेड, कुछ बेसिक डेफिनेशन। अगर हम रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस समझने जाएंगे जब फ्लो, तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हम फ्लो देखेंगे किस तरीके से एक रिस्क असेसमेंट का नॉर्मल फ्लो चलता है, और फिर हम एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि क्या हमने इस लेक्चर से सीखा। सो स्टार्टिंग ऑफ विद व्हाट इज़ ए रिस्क। सो ISO 27005 एक रिस्क असेसमेंट स्टैंडर्ड है। उसमें ये डेफिनेशन है कि पोटेंशियल दैट अ गिवन थ्रेट विल एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज ऑफ एन एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स एंड देयरबाय कॉज हार्म टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको बेहतर तरीके से समझा जाएगा जब हम अगली डेफिनेशन को देखेंगे। बेसिकली जो कि एक फार्मूला है, और ये फार्मूला बहुत सारी लिटरेचर में आपको मिलेगा, जिसमें है कि रिस्क इज़ बेसिकली द इम्पैक्ट ऑफ अ थ्रेट एक्सप्लॉइटिंग अ वल्नरेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय लाइक्लीहुड ऑफ अ थ्रेट अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी। अब ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। रिस्क को अगर मैं दूसरे अल्फाजों में समझाऊँ कि रिस्क एक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ थ्रेट एक्सप्लॉइटिंग अ वल्नरेबिलिटी एंड द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय इट। इसका जो ये जो ओवरऑल है मिलके एक रिस्क बनाते हैं। इसके हम एक आगे एग्जांपल भी देखेंगे, और मज़ीद इन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे भी जाके समझेंगे। तो वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वीकनेस, किसी भी सिस्टम में किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी हो, कोई कमी पेशी हो, जो कि एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रिजल्ट कर सके, वो बेसिकली एक वल्नरेबिलिटी होती है। उसके बाद है थ्रेट। क्या होती है? Threat is a potential aspect which can be exploited by a vulnerability and which results in impact. So basically threat को उर्दू में हम ख़तरा कहेंगे। किसी भी चीज़, कोई भी ख़तरा जो होता है वो बेसिकली एक थ्रेट होता है। तो वो ख़तरा किसी वीकनेस की वजह से कामयाब हो जाता है अपने आप को पूरा करने में, तो वो एक रिस्क होता है ओवरऑल। तो उस खतरे के चांसेस भी होते हैं कि क्या चांस है इस खतरे के होने का, तो उसको हम लाइक्लीहुड कह रहे होते हैं, अक्रंस भी कहते हैं, जो कि हमने यहाँ टर्म यूज़ किया। आगे हम इसको देखते हैं। इम्पैक्ट होती है कि भाई कोई भी रिस्क अगर किसी वल्नरेबिलिटी को, कोई भी थ्रेट किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो जो उसका रिजल्टेंट आउटकम होता है वो इम्पैक्ट होता है। और लाइक्लीहुड, जैसा मैंने अभी भी बताया कि एक ख़तरे की क्या प्रोबेबिलिटी, क्या उसकी लाइक्लीहुड है अक्रंस की, मतलब इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो हाउ ऑफन इट हैपन्स। क्या ये मसला दिन में 3 दफ़ा होता है? अगर मैं एसक्यूएल इंजेक्शन की एग्जांपल लूँ और मैं सॉक एनालिस्ट के पास जाता हूँ और मैं उससे डिटरमिन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या लाइक्लीहुड है एसक्यूएल इंजेक्शन होने का, तो वो बताएगा कि यार मैं सीम में देखता हूँ, सिक्योरिटी इवेंट एंड इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है आपका सॉक एनालिसिस, उसमें देख के बताता है कि रोज़ जो है 10 अटैम्प्ट्स होती हैं कम अज़ कम एसक्यूएल इंजेक्शन की। तो इट्स लाइक 10 टाइम्स अ डे इज़ अ लाइक्लीहुड। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं बेसिकली, तो किस तरीके से वो बिहेव कर रही थी। सबसे पहले हमारे पास थ्रेट आता है। तो एग्जांपल में हमने लिया कि हमने एक थ्रेट लिया हुआ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। उसके बाद वल्नरेबिलिटी होती है। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, और वो वल्नरेबिलिटी है लैक ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अगर ये एक्सरसाइज नहीं होती किसी एप्लीकेशन का, अगर हम किसी एसेट की बात करें, हम उस एसेट पे हम ले लेते हैं एक वेबसाइट, और उस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो सकता है अगर उस पर VAPT की एक्सरसाइज नहीं हो रही, मतलब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्सरसाइज नहीं की जा रही। क्या लाइक्लीहुड है कि ये थ्रेट इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है? तो अगर हम इसको क्वालिटेटिव टर्म्स में बात करें, तो हैपेंस एटलीस्ट वंस अ डे, और क्या अटेम्प्ट की जाती है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो सके। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट क्या होती है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि भाई अगर हमने बेसिकली जब हम लाइक्लीहुड आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। उस मैट्रिक्स में हम डिफाइन करते हैं कि कब लाइक्लीहुड हाई होगा, कब मीडियम होगा, कब लो होगा।
तो फॉर इंस्टेंस यहाँ आप एज्यूम करें कि हमने एटलीस्ट वंस अ डे को कहा है कि भाई वो लाइक्लीहुड रेटिंग हाई होगी। हम सिमिलर मैट्रिक्स बनाते हैं इम्पैक्ट के लिए कि कब इम्पैक्ट हाई होगा, मीडियम होगा, लो होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे अगर हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करें तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में स्ट्रेट अवे पैसे की बात हो रही है। $10 million का फॉर इंस्टेंस एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है इसका। तो ये क्वांटिटेटिव हो गया, इट्स टॉकिंग इन नंबर्स। क्वालिटेटिव जो डिस्क्रिप्टिव होता है बेसिकली, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ आगे देखेंगे, दोनों तीन टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट को, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक थ्रेट एक वल्नरेबिलिटी को जो एक्सप्लॉइट कर रहा है उसकी लाइक्लीहुड क्या है, हमने डिफाइन किया हाई है। उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, हमने डिफाइन किया हाई। जब हम रिस्क निकालेंगे, हमने पहले ये पढ़ा था कि रिस्क का फॉर्मूला होता है इम्पैक्ट मल्टीप्लाई बाय लाइक्लीहुड। तो हमने जो रिस्क रेटिंग कैलकुलेट की, इम्पैक्ट की वैल्यू थी हाई, लाइक्लीहुड की वैल्यू थी हाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिस्क की वैल्यू हाई है। तो हमने रिस्क की वैल्यू को भी बेसिकली डिफाइन किया होगा इन क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव मैनर में, उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाई मल्टीप्लाई बाय हाई इज इक्वल टू हाई, तो रिस्क वैल्यू हाई हो गई। तो हाई का मतलब क्या होगा वो भी हम एक मैट्रिक्स में डिफाइन कर दिया करते हैं। सो अब सवाल ये आता है कि रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बिजनेस कर रही होती है तो वो चाहेगी कि उसको पता हो कि क्या क्या ऐसे रिस्क हैं जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाहे वो कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्यों ना हो, रेगुलेटरी कंप्लायंस क्यों ना हो, चाहे कोई वो सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क क्यों ना हो, चाहे वो कोई ऑपरेशनल रिस्क क्यों ना हो। तो इन सब को नज़र में रखने के बाद जो नेसेसरी एक्शन वो ले सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेता है, ताकि बिला वजह की किसी भी किस्म का कोई इम्पैक्ट ना आए जिससे उनकी बिजनेस को नुकसान हो। इसलिए रिस्क असेसमेंट की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट की जाती है। अब हम प्रोसेस को समझने से पहले कुछ डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले एसेट एंड प्रोसेस इन्वेंट्री क्या होती है। बेसिकली जब भी हम रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें हम अंडर द रडार किसी एसेट को ले लेते हैं या किसी प्रोसेस को भी ले सकते हैं। हम आईटी के अंदर दोनों चीज़ें चलती हैं। एसेट आपका एक वेबसाइट है, वो आपका एक एसेट है। कोई हार्डवेयर सर्वर है, वो आपका एक एसेट है। प्रोसेसेस में चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस आपका एक प्रोसेस है। सिमिलरली आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एक आपका आईटी का प्रोसेस है। इसी तरह इंसिडेंट मैनेजमेंट एक प्रोसेस। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से एक रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप लिस्ट ऑफ एसेट और प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम एसेट और प्रोसेस इन्वेंट्री की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा कि वो लिस्ट जहाँ पे आपके तमाम एसेट्स हैं और प्रोसेसेस हैं या तो। अगला आता है एसेट वैल्यूएशन। अच्छा, इसमें खाली एसेट वैल्यूएशन नहीं होती है, हम प्रोसेस वैल्यूएशन भी कर रहे होते हैं। कोई अगर इम्पॉर्टेंट एसेट या प्रोसेस है तो उसको वैल्यूएट करना ज़रूरी है कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, या कोई एसेट जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, तो उस पर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाता कंट्रोल से रिलेटेड, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। उसका बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा अगर वो डाउन हो गया या उसकी कमी पेश हुई, या अगर वो 6 घंटे के लिए डाउन हो जाता है तो इतना मसला नहीं होगा। तो इसलिए एसेट वैल्यूएशन करना ज़रूरी होती है, एसेट या प्रोसेस वैल्यूएशन। तो एसेट वैल्यूएशन आप मॉनेटरी टर्म्स में भी कर सकते हैं कि एक सर्वर की अगर कीमत 10 लाख रुपए है, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये एक मॉनेटरी वैल्यू उसकी हो गई, तो ये उसकी एसेट की मॉनेटरी वैल्यू हो गई। लेकिन यूजुअली जब हम आईटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट बात कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा आसान होता है कि हम उसको क्वालिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टर्म्स में लेके चलें। तो इसलिए जब भी हम एसेट को वैल्यूएट कर रहे होते हैं या प्रोसेस को, तो हम बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी कर रहे होते हैं। इनके हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी कब हाई होगी, मीडियम होगी, लो होगी, सिमिलरली विद इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। और हम हर एसेट या प्रोसेस के अगेंस्ट डिफाइन कर देते हैं कि इसकी ये वैल्यू। थ्रेट की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, ये कोई भी, इट कुड बी ए पोटेंशियल एस्पेक्ट विच कुड रिजल्ट एन इम्पैक्ट ऑन एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी। हमने पीछे एग्जांपल देखी थी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर की। एक और एग्जांपल हो सकती है सर्विस डिस्ट्रप्शन की, ये भी एक थ्रेट है जो कि किसी भी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। वल्नरेबिलिटी इज वीकनेस इन वन वर्ड। हमने पीछे एग्जांपल डिस्कस की थी लैक ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर इंस्टेंस एब्सेंस ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इज अ वल्नरेबिलिटी एज वेल। likelihood, how often a threat tries attempts to exploit a vulnerability। अब इस जैसे मैंने बताया था इसका एक मैट्रिक्स होता है, कब लाइक्लीहुड हाई होगा, मीडियम होगा, लो होगा। यहाँ पे आप एग्जांपल में भी देख रहे होंगे, डेली कुड बी हाई, वंस अ वीक कुड बी मीडियम,
once a month, could be low. ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है. सिमिलरली इम्पैक्ट का भी इसी तरह का एक मैट्रिक्स होता है. हमने पहले एक एग्जांपल देखी थी, यहाँ पर भी आप देखेंगे फाइनेंशियल लॉस ऑफ $1 million, पेनल्टी, रेगुलेटरी पेनल्टी हो सकती है, ये भी एक इम्पैक्ट है. तो डिपेंड करता है कि आप क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन विच आप अपने मैट्रिसेस डिफाइन कर रहे होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट एंड रिस्क डिटर्मिनेशन एज वेल. अब हम आ जाते हैं इनहेरेंट रिस्क क्या होती है. बेसिकली कोई भी एक एसेट है, उस पर जितने भी रिस्क एप्लीकेबल हैं वो उसके इनहेरेंट रिस्क है. अभी हम बात नहीं करेंगे कि क्या हमने उस रिस्क के लिए किया. अब हम देखते हैं हमने एक एसेट को लिया और हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि यार इस एसेट पे क्या क्या रिस्क एप्लीकेबल है. तमाम पॉसिबल रिस्क को हमने डॉक्यूमेंट कर दिया और उसकी एक वैल्यू निकाल ली. फॉर इंस्टेंस जैसे हमने पीछे बात की थी, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एक थ्रेट है, उसकी एक वल्नरेबिलिटी हमने आइडेंटिफाई की थी, और भी हो सकती, और भी होती हैं ढेर सारी, दैट इज लैक ऑफ VAPT. और हमने उसके लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट की वैल्यू निकाल के एक रिस्क वैल्यू स्कोर कर ली थी. इसी तरह हम थ्रेट के साथ मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज को मैप करते हैं और तमाम वैल्यूज को निकाल लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या इनहेरेंट रिस्क है इस वक्त. तो बेसिकली ये वो रिस्क कहलाता है. उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें उस पर क्या करना है उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए और उस लेवल पे लाने के लिए जहां वो रिस्क हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो जाता है. तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम कंट्रोल अप्लाई करते हैं. कंट्रोल क्या होता है? इट कुड बी अ टूल, सोल्यूशन या कोई भी प्रोसेस हो सकता है जिसकी वजह से वो रिस्क मैनेज हो जाए. फिर कंट्रोल असेसमेंट की जाती है कि जो हमने कंट्रोल अप्लाई किया है वो किस हद तक इफेक्टिव है उस पर्टिकुलर रिस्क को मिटिगेट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए. रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता, वो हमेशा रहता है, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस को कम किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है और उस लेवल पे लाया जाता है कि जहां वो एक्सेप्टेबल. और जब हम कंट्रोल असेसमेंट करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं, उसकी बेसिस पे हमें कंट्रोल वैल्यू डिफाइन करते हैं. और उस कंट्रोल वैल्यू को डिफाइन करने के लिए भी हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं कि कंट्रोल्स वन टाइम बेटर बेट इज इफेक्टिव देन प्रीवियसली, या 2 times इट्स स्ट्रॉन्गर, या 3 times, कोई भी डेफिनेशन हो सकती है जिसकी बेसिस पे हम कंट्रोल वैल्यू को निकालते हैं और हम असाइन कर देते हैं एक पर्टिकुलर कंट्रोल को. तो जब हम इनहेरेंट रिस्क निकालते हैं, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या कंट्रोल्स अप्लाई किए हुए हैं इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए. या तो कंट्रोल होगा या तो नहीं होगा, और अगर कंट्रोल है तो उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर किया जाता है जिसकी बेसिस पे एक कंट्रोल वैल्यू असाइन की जाती है. अगर नहीं है तो कंट्रोल वैल्यू को जीरो कंसिडर किया जाता है. जब हम कंट्रोल असेसमेंट कर लेते हैं और कंट्रोल वैल्यू असाइन करते हैं, अब वक्त आ जाता है कि हम रेजिडुअल रिस्क कैलकुलेट करना है. तो रेजिडुअल रिस्क बेसिकली क्या होता है, इसको अगर हम आसान अल्फाजों में समझें, जब हम कंट्रोल वैल्यू को माइनस करवाते हैं इनहेरेंट रिस्क में से. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी रिस्क वैल्यू 5 है और मैंने कहा कि मेरा कंट्रोल वैल्यू 2 है, तो जो रिजल्टेंट रिस्क होगा कि भाई कंट्रोल जो मैंने अप्लाई किया उसकी इफेक्टिवनेस को मद्देनजर रखते हुए उसने इस कंट्रोल को इस कंट्रोल ने इस हद तक इस रिस्क को मिटिगेट किया, अब जो है ना इतना सा रिस्क बचा है, तो जो आउटकम है रिस्क बचने, जो बचा हुआ रिस्क है वो रेजिडुअल रिस्क कहलाता है. ये समझाने के लिए मैंने माइनस की वैल्यू यहाँ यूज की है. बेसिकली अगर जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे रिस्क असेसमेंट, सो इट्स बेटर इफ यू यूज डिवीजन, क्योंकि इससे रीजनेबल रिजल्ट्स आते हैं जो कि आपकी रिस्क असेसमेंट की एक्टिविटी को मैनेज करने में आसानी देते हैं. सो इनहेरेंट रिस्क डिवाइडेड बाय कंट्रोल वैल्यू is a better way to actually perform risk assessment. So after applying a control on a particular risk, the risk left behind is called residual risk. ये एक बेसिक डेफिनेशन है रेजिडुअल रिस्क की. सिमिलरली ये 3 टर्म्स जो कि बहुत कॉमनली यूज होती हैं, एसेट ओनर, कस्टोडियन एंड रिस्क ओनर. एसेट ओनर यूजुअली जो बिजनेस साइड का बंदा होता है, जो कि इस एप्लीकेशन का जिससे डिपेंड, फॉर इंस्टेंस अगर उसको हम बेहतर तरीके से समझें कि एक प्रॉपर प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस जिसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन चल रही है या पैसे कमा रही है, उसको जो यूज करने वाला बंदा होगा वो उसका बिजनेस यूजर होगा जिसकी मदद से वो कस्टमर को सर्व कर रहा है. इसलिए वो ओनर होता है. उस तमाम रिस्क को, उस एसेट से रिलेटेड, उस प्रोसेस से रिलेटेड तमाम रिस्क को रिस्क ओनर ओन कर रहा होता है, उसकी बजटिंग हर चीज वो कर रहा होता है. कस्टोडियन की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एसेट ओनर के बिहाफ में उस एसेट को मैनेज करे. मैनेजमेंट में ये भी होता है कि वो आईटी सिक्योरिटी कंट्रोल्स को भी इंप्लीमेंट कर रहा होता है. सो यूजुअली जो कस्टोडियन होता है वो आईटी डिपार्टमेंट होता है और जो ओनर होता है
वो एक बिजनेस साइड का बंदा होता है। इसी तरह जो रिस्क ओनर होता है, जब आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हो तो उसको, हर रिस्क को एक रिस्क ओनर असाइन किया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नेसेसरी एक्शन को लेने में। यूजुअली एसेट ओनर ही रिस्क ओनर भी होता है, लेकिन मुख्तलिफ भी हो सकता है अगर मैनेजमेंट डिसाइड करे। अब हम पीछे बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ये तीनों रिस्क असेसमेंट होती क्या है, और हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे। सो क्वांटिटेटिव, जैसे मैंने पहले बताया था, जब भी हम इसमें रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो वो मॉनेटरी वैल्यू में होती है कि जैसे इस रिस्क के हाई होने का मतलब है कि हम पे $10 मिलियन का एक इम्पैक्ट आ सकता है, और इस रिस्क के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसकी लाइक्लीहुड से डिटरमिन किया जाता है। सिमिलरली क्वालिटेटिव में आप कोई ऐसा मॉनेटरी वैल्यू नहीं लिखते, लेकिन आप लिख देते हैं कि हाई बिजनेस इम्पैक्ट होगा, और हाई बिजनेस इम्पैक्ट को इस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है कि बिजनेस डिसरप्ट हो जाएगा फॉर इंस्टेंस, जिसकी वजह से कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा इन दी एंड, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में होता है, मॉनेटरी वैल्यू में नहीं होता। सेमी क्वांटिटेटिव बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एज सच मॉनेटरी वैल्यू नहीं भी होती है और हो भी सकती है, लेकिन इसमें नहीं होती मोस्टली। अगर आप थोड़ा सा लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बस क्वालिटेटिव के मैट्रिक्स को आप कुछ खास वैल्यूज असाइन कर देते हैं, जिसकी बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो आपको मैथमेटिकली आसानी देता है रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करने में, इसलिए उसको सेमी क्वांटिटेटिव कहा जाता है। हम इसकी एग्जांपल आगे देखते हैं तीनों की। हमने क्वांटिटेटिव देख लिया, हमने क्वालिटेटिव को समझ लिया डेफिनेशन वाइज, और सेमी क्वांटिटेटिव को भी। इट्स टाइम फॉर एग्जांपल्स। ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे लाइक्लीहुड है, ऊपर कॉन्सिक्वेंस जिसको इम्पैक्ट भी कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि अगर लेफ्ट पे लाइक्लीहुड पे हम वैल्यू 2 लें जो कि अनलाइकली है, और हम टॉप से वैल्यू ले लें 3 जो कि मॉडरेट है, और उसके नीचे वैल्यू लिखी हुई है 10,000 to 100,000 स्टर्लिंग्स, तो 3 into 2 is 6। तो अगर हम 6 में देखें तो 10 to 1,000 स्टर्लिंग्स का एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो बेसिकली जो 6 की वैल्यू है, ये सेमी क्वांटिटेटिव में ज़्यादा इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों को मिक्स किया हुआ है, सेमी क्वांटिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। तो ये जो 10,000 to 1,000 ये जो डिटरमिन किया हमने रिस्क कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है, ये एक क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट का आउटकम है। इसी तरह आप यहाँ कलर्स देख रहे हैं, ये हीट मैप कहलाता है, और इसकी जो सेग्रीगेशन है, रेड का मतलब है वेरी हाई, ऑरेंज का मतलब है हाई, येलो का मतलब है मीडियम, और ग्रीन का मतलब है लो रिस्क। अब ये मैट्रिक्स 4 मुख्तलिफ लेवल्स पे टूटा हुआ है, वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो। इसको आप 3 पे भी कर सकते हैं, 5 पे भी कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पे होता है। इसी तरह जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे आप टॉप पे देख रहे हैं कि इसको डेफिनेशन वाइज डिफाइन किया हुआ है कि क्या रिस्क का हाई होने का मतलब क्या है। अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट में वैल्यूज असाइन की हुई हैं इम्पैक्ट को 1 2 3 4 5, नीचे लाइक्लीहुड को 1 2 3 4 5। जब हम क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली दोनों को मिक्स कर देते हैं। जैसे जब हम फॉर इंस्टेंस इम्पैक्ट की वैल्यू 3 ले लेते हैं बेस्ड ऑन अ डिफाइंड मैट्रिक्स डेफिनेशंस कि हम 3 क्यों ले रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लाइक्लीहुड 4 ले लेते हैं तो 3 into 4 इज बेसिकली 12, और 12 का मतलब ये हुआ कि मीडियम स्लैश हाई, मतलब ये जस्ट हाई है, ठीक है। और जब हम इसका स्कोर निकालते हैं, रिस्क स्कोर, तो वो बेसिकली 12 होता है, और 12 का मतलब होता है फॉर इंस्टेंस हाई, और हमने डिफाइन किया होता है कि उसका मतलब क्या होगा। तो जब हम क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम इन नंबर्स के थ्रू खेल रहे होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम इम्पैक्ट की भी 5 डेफिनेशंस बना के उसको हम ये वैल्यूज असाइन कर देते हैं, और उस वैल्यूज की बेसिस पे सारा काम हो रहा होता है। तो अब जो रिस्क स्कोर आता है बेसिकली सेमी क्वांटिटेटिव में, जैसे हमने एग्जांपल ली 4 into 3 12 आता है। पीछे इसमें जो रिस्क वैल्यू है वो हमने हाई ली तो वो हाई होगी बस। इम्पैक्ट अगर हाई लिया, लाइक्लीहुड हाई लिया, तो जो हमारा रिस्क स्कोर आएगा वो हाई आएगा। और अगर हम क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट की बात करें तो हमने मॉनेटरी वैल्यू निकाली कि यार इतना इम्पैक्ट हो सकता है और इसका अक्रेंस हाई है। अब हम ओवरव्यू की तरफ बढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की। रिस्क असेसमेंट करने के बहुत सारे तरीकेकार हैं,
मैथडोलॉजीज़ हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, एस निस्ट है, आईएसओ है, कोबिड है, ऑक्टेव है, फेयर है। लेकिन मोर और लेस आपको ये किसी न किसी पॉइंट पे सेम लगेंगे, कुछ पॉइंट पे ज़्यादा बेहतर लगेंगे एक से दूसरे में। अच्छा, जब हम बात रिस्क मैनेजमेंट की कर रहे होते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट प्रोसेस वैल्यूएशन, रिस्क असेसमेंट और रिस्क ट्रीटमेंट, इनका कॉम्बिनेशन रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। रिस्क असेसमेंट इटसेल्फ एक सेपरेट प्रोसेस होता है। एसेट प्रोसेस वैल्यूएशन हमने पहले पढ़ा क्या होती है, और रिस्क ट्रीटमेंट जो भी हम दिखेंगे मजीद कि होता क्या है, इन सब का कॉम्बिनेशन रिस्क मैनेजमेंट होता है। और बाकी जो 3 एस्पेक्ट्स हैं ये मुख्तलिफ हैं। इसको हम अब आगे देखते हैं जब हम फ्लो देख रहे होंगे। अच्छा भाई, रिस्क असेसमेंट करते वक्त उसका फ्लो क्या होता है? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और वैल्यूएट करते हैं एसेट को और प्रोसेसेस को। हमने पहले देखा था कि किस बेसिस पे कर रहे होते हैं। जब हमने वो कर लिया, उसके बाद हम थ्रेट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि क्या उस एसेट और प्रोसेस पे थ्रेट एप्लीकेबल है। वो रेगुलेटरी थ्रेट भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर हम वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। हम हर थ्रेट के अगेंस्ट पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये थ्रेट किन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकता है और उसको उसके साथ मैप कर देता है। इसकी एग्जांपल आप राइट बॉटम स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जैसे हमने थ्रेट आइडेंटिफाई की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, और हमने उसके अगेंस्ट वल्नरेबिलिटी भी आइडेंटिफाई की है, जो कि अभी 3 हैं और भी ज़्यादा हो सकती हैं और होंगी। और हम हर वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट उसका इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड की वैल्यू स्कोर करके उसके रिस्क वैल्यू निकाल रहे होते हैं। फिर हम, जैसे मैंने अभी अभी कहा, इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं बेस्ड ऑन डिफाइंड मैट्रिक्स। फिर हम लाइक्लीहुड की डिटर्मिनेशन करते हैं। फिर हम इनहेरेंट रिस्क वैल्यू निकालते हैं। हमने एसेट की वैल्यू ली, उसको मल्टीप्लाई किया इम्पैक्ट से और उसको मल्टीप्लाई किया लाइक्लीहुड से। हर थ्रेट की हर वल्नरेबिलिटी के साथ जो मैपिंग हुई हुई है उसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इनहेरेंट रिस्क की वैल्यू निकालते हैं। एसेट वैल्यू लेना ज़रूरी इसलिए होती है, उससे हमें सिग्निफिकेंस पता चलती है इस एक पर्टिकुलर रिस्क की कि वो हाई क्यों है। फॉर इंस्टेंस, अगर एसेट की वैल्यू कम थी, हमारा कोई बहुत मेजर बिजनेस प्रोसेस उस पर डिपेंडेंट नहीं था, तो हमें ज़रूरत नहीं है उस रिस्क को हाई करने की, क्योंकि उसका कोई एज सच फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होगा, बिजनेस लॉस नहीं होगा। इसके बाद हम करते हैं कंट्रोल असेसमेंट। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कंट्रोल्स अप्लाइड हैं एक पर्टिकुलर रिस्क को मिटिगेट करने के, और किस तरीके से क्या वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे नहीं कर रहे, और उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं रेजिडुअल रिस्क। जैसे मैंने कहा था, आप इनहेरेंट रिस्क को लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कंट्रोल वैल्यू। कंट्रोल वैल्यू का हमने एक मैट्रिक्स बनाया हुआ होगा। अगर हमने 3x3 के मैट्रिक्स बनाए हुए हैं इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए और लाइक्लीहुड के लिए और रिस्क के लिए, इसी तरह हम 3x3 कंट्रोल्स के लिए भी बना देंगे और फिर उसकी डिवाइड करके एक रेजिडुअल रिस्क वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है, जो कि है रिस्क ट्रीटमेंट। हमने रेजिडुअल रिस्क तो कैलकुलेट कर लिया, अब क्या? उसके बाद हम उस रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। उस होल प्रोसेस को कहा जाता है रिस्क ट्रीटमेंट। रिस्क ट्रीटमेंट करने के कुछ खास तरीकेकार हैं। वो क्या है? सबसे पहले, या तो हम रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेशन का मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस, जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल ली थी कि अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर लैक ऑफ वीएपीटी को एक्सप्लॉइट कर देगा, तो एक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर का बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर फॉर इंस्टेंस जहाँ जीडीपीआर इम्प्लीमेंटेड होता है, वहाँ पे ख़ास उसके इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो उसको मिटिगेट करने का सबसे बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि आप वीएपीटी करा देंगे और वो रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। मिटिगेट का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपने रिस्क ख़त्म कर दिया बिल्कुल। रिस्क हमेशा होता है, बस वो रिड्यूस हो जाता है। आपने वीएपीटी करवाई, जो वल्नरेबिलिटीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते थे आपने कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि एक रिस्क एक ऑर्गेनाइजेशन पे था, उसने किसी और पार्टी पे ट्रांसफ़र कर दिया। इसकी सबसे ज़बरदस्त एग्जांपल होती है कि आप क्लाउड बेस्ड सर्विसेज ले लेते हैं, तो बेसिकली वो जो क्लाउड मैनेजमेंट पार्टी होती है, जो क्लाउड को मैनेज कर रही होती है, वो सारा रिस्क वो बेयर करती है। अगर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ली हुई, मैंने क्लाउड वालों से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लिया हुआ, तो उसकी हार्डवेयर की प्रोटेक्शन और सारी चीज़ें वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगी। वो रिस्क अब मेरे पास नहीं है, अवेलेबिलिटी सब चीज़ें वो रिस्क वो बेयर करेगा। तो बेसिकली मैंने ये रिस्क उस पर ट्रांसफ़र कर दिया, अब मेरे पास कोई रिस्क नहीं है इस चीज़ का। बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम और उस पर मैं जो सारी चीज़ें इंस्टॉल करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। या तो आप अवॉइड कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, आपने एक प्रोसेस बनाया आईटी के अंदर और उसका एक बहुत बड़ा रिस्क है, जिसकी वजह से अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है। फिर आपने एक असेसमेंट किया, आपने बोला कि यार अगर मैं ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस करूँ ही नहीं, या मैं इस ऐप, या ये कोई एक एप्लीकेशन भी हो सकती है, मैं इसको अगर इंट्रोड्यूस करूँ ही नहीं, तो मेरा बिजनेस को कोई नुकसान नहीं हो रहा,
और मेरा बिजनेस बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चल रहा है, तो आप बेसिकली उस प्रोसेस को नल एंड वॉइड कर देते हैं, आप आगे लेके नहीं चलते, या कोई एप्लीकेशन होती है तो उसको डीकमीशन कर देते हैं, जिसकी वजह से एक मेजर रिस्क मिटिगेट भी हो जाता है और कोई इम्पैक्ट भी नहीं आता बिजनेस को। या तो हम रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम ये बात रियलाइज़ कर लेते हैं कि अब हम इस रिस्क का कुछ नहीं कर सकते, ये रिस्क बहुत ख़तरनाक है, लेकिन हम इसको जिस हद तक कम कर सकते थे कर लिया है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल लेवल्स पे नहीं आ रहा, बस अब जो है ना ये रिस्क हमें, इसका हम मज़ीद कुछ नहीं कर सकते, तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हम इस रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे कि कल को कुछ हो गया तो हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जहाँ मैंने बात की एक्सेप्टेबल लेवल्स का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट ने एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क बनाया होता है कि अगर रिस्क इतना होगा तो हमें उस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम लो रिस्क भी कहते हैं। सिमिलरली वो एक्सेप्टेबल लेवल भी कहा जाता है। अगर वो एक्सेप्टेबल लेवल्स पे ना हो और वो रिस्क एक अच्छी खासी उसकी एक इम्प्लीकेशन हो, तो मैनेजमेंट को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसका एक खास प्रोसेस डिफाइन किया जाता है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ होता है। ये चार मिलकर रिस्क ट्रीटमेंट बनाता है। जब एसेट ओनर या एसेट ओनर के साथ मिलकर जो बेसिकली रिस्क ओनर असाइन होता है हर रिस्क के आगे, वो डिसाइड कर लेता है कि क्या उसने ट्रीटमेंट एक्शन लेना है। उसके बाद वो एक प्लान देता है कि मैं इस तारीख तक इस पे ये ट्रीटमेंट एक्शन परफॉर्म कर दूंगा, और फिर रिस्क ऑफिसर उसको मॉनिटर भी कर रहा होता है, या आपका जीआरसी का जो फंक्शन होता है, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसको मॉनिटर कर रहा होता है कि क्या वो वक्त पे चीज़ कर ली गई है या नहीं कर ली गई, और फिर बाद में उस रिस्क की वो मॉनिटरिंग करता है और रिपोर्टिंग भी करता है। मॉनिटरिंग से मुराद कि वो री रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करता है और देखता है कि क्या अब रिस्क की वैल्यू एक्सेप्टेबल लेवल्स पे आ गई है या नहीं आई। और वो सारी चीज़ें रिस्क से रिलेटेड करंट रिस्क का जो पॉस्चर होता है वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट भी कर रहा होता है, यूजली आईटी स्टीयरिंग कमेटी या साइबर सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी और हायर मैनेजमेंट के पास भी जाता है। ये एक ओवरऑल प्रोसेस था रिस्क मैनेजमेंट का। इसमें जो लेफ्ट के उल्टे हाथ पे आप देख सकते हैं जो कि प्रोसेस है बेसिकली फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट टू दी कैलकुलेटिंग ऑफ रेजिडुअल रिस्क, ये यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस रिस्क असेसमेंट कहलाता है, जो कि एक पूरा प्रोसेस है। इसके बाद जो है रिस्क ट्रीटमेंट एक सेपरेट प्रोसेस है, हमने पढ़ा कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है, हम उसमें रिस्क असेस कर रहे होते हैं कि बेसिकली क्या एक पर्टिकुलर प्रोसेस और एसेट पे रिस्क इस वक्त एप्लीकेबल है, और उसकी ट्रीटमेंट को हम रिस्क ट्रीटमेंट कहते हैं। ट्रीटमेंट कैसे होती है वो चार चीजें हमने पढ़ ली। तमाम मैथडोलॉजीज और प्रोसेसेस मोर और लेस इसी तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, टर्मिनोलॉजीज भी मुख्तलिफ होती हैं कई कई जगह, लेकिन मोर और लेस इसी तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। फाइनली जो कंक्लूजन है हमारी इस प्रेजेंटेशन का कि हमने क्या सीखा, इस पूरी प्रेजेंटेशन को और लेक्चर को सुनने के बाद आप ये जान गए होंगे कि रिस्क क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरत है उसकी, रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या होती है, ट्रीटमेंट क्या होती है, और उसकी टर्मिनोलॉजीज लाइकलीहुड, इम्पैक्ट, इनहेरेंट रिस्क और रेजिडुअल रिस्क क्या होता है, थ्रेट वल्नरेबिलिटी और रिस्क का डिफरेंस क्या होता है, एसेट ओनर और कस्टोडियन का डिफरेंस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और असेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, और फाइनली एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का फ्लो क्या होता है। ये यूजुअली सवाल एग्जाम्स में भी आ रहे होते हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी आते हैं, तो होपफुली इस प्रेजेंटेशन से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप समझते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं अपने आने वाले कंटेंट को बेहतर बना सकूं। उसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो, तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।